मुझे तो लगता है होना चाहिए। मेरे पास जो पॉइंट्स है उसके हिसाब से लगता है नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बात करूं आपसे, मुझे बिल्कुल लगता है, 100% लगता है कि होना चाहिए, फ़ायदे वाला काम है। अब फायदा है नुकसान है ये तो हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे नुकसान ज़्यादा समझ में आ रहे हैं। मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। होने में दिक्कत क्या है? अभी भी तो हो ही रहे थे ना, रुके हुए थे बीच में, फिर से शुरू हो जाएंगे। 9 साल से नहीं हुआ, क्या बिगड़ गया? क्यों होना चाहिए? तो 9 साल से नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि नहीं होना चाहिए। अरे नहीं, मुझे तो लगता है नहीं होना चाहिए। अरे क्या हो गया, लड़ क्यों रहे हो? ये तो मेरा काम है, तुम मेरा ठीक काम। टाइम पे आई हो। हम लोग बात कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव पे। पता है ना, छात्र संघ चुनाव 9 साल से मध्य प्रदेश में नहीं हुए। अब सरकार ने एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव कराने का ऐलान कर दिया, सितंबर में होगा। तो हम यही बात कर रहे थे कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, ये बता देगा कि क्यों होना चाहिए, और आप ये बता दो व्यूअर्स को कि क्यों नहीं होना चाहिए। इसमें लड़ने वाली कौन सी बात Exactly, है? हम बिल्कुल यही बताने बैठे हुए हैं। इस चर्चा में हम वो पॉइंट्स लेके आए हैं जो सामान्य तौर पर आपको देखने, सुनने, पढ़ने नहीं मिलते। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक हमारे साथ, जिसकी पैरवी अतुल करने वाला है कि लोकतंत्र की पहली पाठशाला क्यों है छात्र संघ चुनाव, और चुनाव क्यों होना चाहिए। जो पक्ष में बात करते हैं वो ये कहते हैं कि यंग लीडरशिप है, बहस है, और इसके अलावा जो प्रतिनिधित्व है ये भी लोग सीखते हैं। दूसरी तरफ विरोध करने वाला जो खेमा है, जिसकी मैं पैरवी कर रहा हूं, वो कॉलेज कैंपसेस में, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में चुनावी राजनीति से हिंसा, गुटबाजी, बाहरी हस्तक्षेप और पढ़ाई के माहौल पर बुरा असर पड़ता है, ऐसा कहते हैं। अब प्रदेश में छात्र संघ चुनाव आखिरी बार जो रेगुलरली हुए थे अतुल, वो हुए थे 2017 में। 2017 से लेकर के अब 2026 सितंबर में इसकी सुगबुगाहट फिर से तेज हुई है। और इसमें जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के जो छात्र प्रतिनिधित्व है उसका चुनावी मॉडल लगभग शून्य है, लगभग बंद पड़ा हुआ है मध्य प्रदेश में। इसीलिए अब जो चर्चा तेज हो रही है एक बार फिर से 9 साल बाद, और हम इसीलिए बैठे हुए हैं कि हम इसका पूरा एक क्रिस्टल क्लियर इमेज अपने दर्शकों के सामने रख सकें। और इसके अलावा हम आपको वो जानकारी भी देंगे जो बहुत कम ही देखने, सुनने और पढ़ने को मिलती है। तो बस इसी सवाल से हम आज की अपनी चर्चा शुरू करते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में फिर से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए तो क्यों, और नहीं होने चाहिए तो क्यों। चर्चा शुरू करें, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी है छात्र संघ चुनाव का, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है कि 2017 में ही छात्र संघ चुनाव हुए थे, बहुत पुराना इतिहास रहा है। अगर आप 1980 और 1990 का दशक देखेंगे तो भोपाल का चाहे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय हो, चाहे इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय हो, या फिर जबलपुर का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, यहाँ पर छात्र संघ चुनाव हमेशा से होते आए हैं। 1980-1990 के दशक में जब ये चुनाव कंटिन्यू शुरू हुए मध्य प्रदेश में, तो यहाँ से कई तरह की लीडरशिप निकली, सामने आई। वो नेता निकले जो आज मध्य प्रदेश की सत्ता में रहे, या फिर रिटायर हो चुके हैं, या फिर जिन्होंने मध्य प्रदेश की बागडोर को संभाला है। राम, तो अगर आप इसको सिर्फ कानूनी लहजे से अगर आप देखेंगे कि छात्र संघ चुनाव में हिंसा होती है, मारपीट होती है, पढ़ाई प्रभावित होती है, तो एक पहलू आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि वक्त बदल चुका है। उस स्थिति को अगर आप नजरअंदाज कर दें और अब की स्थिति को देखें तो बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है छात्र संघ चुनाव में। बिल्कुल ठीक है। तो अब अतुल ने चूंकि पिछली कुछ टाइमलाइन की बात की, तो 2017 के चुनाव की कुछ खास बातें हम आपको बता देते हैं कि ये जो चुनाव हुए थे 2017 में, वो प्रत्यक्ष प्रणाली की जगह अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए थे। और इसमें छात्र पहले सीआर चुनते थे। मैं जब कॉलेज में था तो हमारे टाइम हुआ था सीआर, मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव, और चुने गए प्रतिनिधि छात्र संघ पदाधिकारियों का चयन करते थे इसमें, जिसमें अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सचिव और सह सचिव जैसे पद बनाए जाते थे। मतलब जैसे अमेरिका में चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के, जनता पहले अपना प्रतिनिधि चुनती है, वो प्रतिनिधि फिर वोट देते हैं कि किसको राष्ट्रपति बनाएंगे। कॉलेज के जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो मिलकर सीआर चुनते हैं, और सभी सीआर मिलकर के पदाधिकारी चुनते हैं। और अभी तक मेनली इसमें एनएसयूआई और एबीवीपी का ही रोल रहता था, दो पार्टियां ही जीतती थी। कहीं पर एबीवीपी कब्जा कर लेता था किसी पद पर कई बार, और कई बार एनएसयूआई कर लेता था। लेकिन इस बार जेएस भी एंट्री के मूड में है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हालांकि 2 दलों में ये बटा हुआ है, खेमे वाली बात है, खंडन भी कर दिया गया है एक तरफ से, वो अलग बात है, उस पर हमने एक फुल वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। तो अब इस बदलाव का जो मकसद होता था वो मकसद भी थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जब इस तरह से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव जैसे पद बनाए जाते थे, तो कॉलेज में जो होने वाली हिंसा, जो तुम पॉइंट बोल रहे हो वो इसमें भी है कि चुनावी हिंसा कम हो सके,
और स्टूडेंट्स के मुद्दे बहुत आसानी से सॉल्व हो सके बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के। कैसे मुद्दे? छात्रों के जो कॉलेज से जुड़े हुए होते थे। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसके बाद रेगुलर चुनाव नहीं हो पाए 2017 के बाद। देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैंने अपना मास्टर्स किया 2020 में, तब उस टाइम पे क्योंकि चुनाव नहीं हुए थे, मैंने ऐसे किसी भी छात्र संघ चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, ना मैंने वोट डाला, ना ही मैं किसी पद के लिए खड़ा हुआ था। निशी भी शायद जब इन्होंने अपना कॉलेज किया होगा उस टाइम पे इन्होंने भी किसी छात्र संघ चुनाव में हिस्सा नहीं लिया होगा। तो अगर हम जैसे लोग जो वाकई में राजनीति में आना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि वाकई में राजनीति होती कैसी है, कितने करीब से देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि छात्र संघ चुनाव उसका एक पहली सीढ़ी होती है, जिसको आप बोलते हैं ना कि लोकपाठशाला कहना चाह रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक है। तो छात्र कुछ सीखते हैं इसमें, जो आप लर्निंग की बात कर रहे हैं, वो पॉइंट भी कुछ बताना चाहो तो जैसे कि आप सीखते कैसे हैं कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है, क्योंकि हमारे देश में चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष प्रणाली से। जनता सीधे वोट करती है अपने प्रतिनिधि को, चाहे वो पीएम का चुनाव हो चाहे वो सीएम का चुनाव हो, हम डायरेक्ट वोट करते हैं। राज्यसभा का चुनाव को छोड़ दें, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, हमारे चुने हुए विधायक वोट देते हैं राज्यसभा के लिए, लेकिन हमारे यहाँ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के तौर पर होता है। बहुत आसान तरीका है चुनाव का, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में छात्र संघ चुनाव में स्टूडेंट्स के लिए ये सीखने का मौका होगा कि उन्हें किस तरह से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुद्दों पर बहस कैसे होती है। हमारा देश बहुत बड़ा है, अपनी विविधता है हर जगह की। आप बहस कर सकते हैं किसी से भाषा पर, आप बहस कर सकते हैं किसी से रोजगार पर, आप बहस कर सकते हैं किसी को लेकर के किसी भी टॉपिक पे बहस कर सकते हैं। तो उससे आपका जो एक माइंड है, आपका जो प्रेजेंस होती है चीजों को लेकर के, वो खुलकर सामने आती है। आपके विचार सबके सामने आते हैं खुल के। जो आप सोचते हैं वो आप 10 लोगों के सामने अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जवाबदेही, जिसको हम बोलते हैं ना कि आप बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी आपके अंदर, आप किसी चीज की जवाबदेही लेना कब सीखेंगे आप। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई छात्र 18, 20, 21 साल का होता है तो इतना मैच्योर हो चुका होता है कि वो ये फैसला ले सके कि वो सही क्या कर रहा है और गलत क्या कर रहा है। तो छात्र संघ चुनाव वाकई में उसकी पहली सीढ़ी हो सकते हैं। हम यहाँ पर मेरा सिर्फ एक कहना है कि क्या सिर्फ आप कॉलेज से ही अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप ऐसी चीजें सीख सकते हैं? राजनीति करके ही छात्र, देखिए एक सिंपल सी बात यह है कि छात्र आते हैं पढ़ने के लिए। कॉलेज क्या है? पढ़ने की जगह है, विद्या का मंदिर है। तो जिस पॉइंट पे मैं चुनाव नहीं होने का सपोर्ट कर रहा हूं, उसका एक अहम पॉइंट ये है कि कॉलेज में राजनीति क्यों होनी चाहिए। तो अभी आप खुद बोल रहे हैं कि कॉलेज सीखने की जगह है, तो राजनीति ही क्यों? राजनीति सीखने का बुरी बात है। अगर राजनीति सीखने का मौका कॉलेज से ही मिल रहा है तो उसमें बुरा क्या है? बुराई है, मैं बताऊंगा, अभी आपको आगे बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। मैं किन पॉइंट्स को खारिज कर रहा हूं वो भी मैं बताऊंगा ना। पहले आप अपने पॉइंट्स आप बता दीजिए, कुछ समस्याओं की बात। दूसरा जैसे कि अब बात है कि छात्रों की समस्याओं को जो मंच मिलता है, जैसे कि जो लोग मुद्दे उठाते हैं कि स्कूल की कॉलेजों की फीस बहुत ज्यादा है, इसके अलावा समस्याएं आती हैं, हॉस्टल की समस्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या होती है, और बाकी जो मुद्दे हैं, लाइब्रेरी की सुविधा है और रोजगार की बातें होती हैं। इस तरह की जो बातें जब एक स्टूडेंट का लीडर उनके सामने रखता है और कॉलेज के सामने, यूनिवर्सिटी के सामने उनकी बात रखता है, तो वाकई में उनकी बात में वजन होता है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनकी बात सुनते हैं, उनकी समस्याएं दूर होती हैं। अगर एक मूवी के लिहाज से बात करूं तो मुझे एक मूवी याद आ रही, रांझना में धनुष जब वो जाते हैं, कौन से देवल है वो, अभय देवल उस टाइम पे छात्र संघ का चुनाव भी लड़ रहे होते हैं। जब वो इस तरह की बातें करते हैं, उनके जो विचार होते हैं, वहां से आप समझ सकते हैं चीजों को कि वो किस तरह से आगे राजनीति को लेके जाना चाह रहे थे उस फिल्म में। इसके अलावा अगर बात करें कि राजनीति में युवाओं की जरूरत फिर किस तरह से बढ़ सकती है, तो इसके अलावा भाषण की क्षमता उनकी मजबूत हो सकती है अगर वो छात्र संघ चुनाव में हिस्सा लेते हैं। संगठन चलाने की क्षमता एक डेवलप होती है। लोगों से संवाद कैसे किया जाता है, लोगों को जोड़ा कैसे जाता है, इस तरह के कई मुद्दे हैं राम, जो मुझे लगता है कि छात्र संघ चुनाव के लिए बेहद जरूरी है और छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। और जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी, हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में वो बड़े नेता जो छात्र संघ चुनाव से ही निकले, जो आज मध्य प्रदेश की राजनीति हो या फिर देश की राजनीति हो, इसमें काफी बड़े बड़े नाम हैं। इनकी बात भी हम आपसे वीडियो में जरूर करेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा मैं बोल लूं? बिल्कुल बोलिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा पॉइंट है निशी, समझना जरूरी है कि
विरोध करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है वो पॉइंट बताना जिसके बाद दर्शक खुद ही तय कर लेंगे कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉलेज कैंपसेस में आपने भी कई बार खबरें तो सुनी होंगी, पढ़ी होंगी हिंसा की खबरें कि कॉलेज में हिंसा है, मारपीट हो गई, एबीवीपी वर्सेस एनएसयूआई, प्रशासन से भिड़ गए, कॉलेज प्रशासन से भिड़ गए, कलेक्टर से भिड़ गए, ऐसी खबरें आती हैं। हिंसा भी होती है कई मामलों में और मारपीट के बाद प्रदर्शन भी होते हैं। यानी कॉलेज कैंपस को उस वक्त जिस समय ये सारी चीजें हो रही होती हैं वहां पर प्रदर्शन भी होते हैं, वहां पर पुलिस की कार्रवाई भी होती है और हिंसा का कोई रूप तो होता नहीं है, कभी भी कैसे भी हो सकता है और कई क्रिमिनल केसेस भी दर्ज हो जाते हैं। छात्रों पे अगर हो गए तो ये मान के चलिए कि उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद है। तो एक पॉइंट तो मेरा ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि कॉलेज में एनएसयूआई प्रतिनिधित्व कर रहा है कांग्रेस का, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। एबीवीपी प्रतिनिधित्व कर रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बीजेपी का। यानी सीधे सीधे कॉलेज में ही छात्रों के बीच ही राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप हो गया, जो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉलेज पढ़ने की जगह है। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि इससे सीधे तौर पर आप देखिए ना, सीधे तौर पर पढ़ाई पे असर पड़ रहा है। कैसे? प्रचार होंगे, बच्चों को कॉलेज छोड़ के जाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को रैलियां निकलेंगी, उनको जाना पड़ेगा, पोस्टर बैनर लगा के वो किसी न किसी दल का प्रचार करेंगे, फिर विवाद होना तय है। क्योंकि जब क्राउड इकट्ठा होगा, दो अलग अलग विचारधारा की पार्टियां, दो अलग अलग विचारधारा के जो दल हैं वो अगर जुटेंगे तो तय बात है, मुद्दों पे बहस होना अच्छी बात है, मैं इससे इनकार बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। और पुलिस केस तक बात आ गई। अभी हम कुछ नेताओं के आपको नाम भी बताएंगे जो इन विवादों में शामिल रहे हैं छात्र राजनीति से ही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पूरा का पूरा ओवरऑल जो एजुकेशनल माहौल है, शैक्षणिक जो वातावरण है कॉलेज का, वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। जिस दिन जैसे होता है कि हम अगर किसी खराब मन से कहीं पे जा रहे हैं तो पूरा का पूरा दिन हमारा लगभग खराब सा होता है। तो बच्चे ऐसी स्थिति में फिर पढ़ कैसे पाएंगे, फिर एग्जाम्स होंगे, फिर चीजें उनके लिए कैसे कहां से कहां बदल जाएंगी, कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं तो चुनाव नहीं होगा। इसमें छोटी सी बात ये भी है, बहुत माइक्रो सी चीज है, हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आपने बताया, आपने सारी चीजें डिस्कस की, जब हम प्रॉपर पॉलिटिकल उसमें सिनेरियो में उतार आते हैं, पॉलिटिशियन बन जाते हैं, तो हम काफी मैच्योर एज में पहुंच जाते हैं। हम पर्सनली नहीं लेते हैं चीजों को, हम जानते हैं कि पर्सनल लाइफ अपनी जगह है, प्रोफेशनल एजेंडे अपनी जगह है। यानी कि हमने देखा है कि बीजेपी और कांग्रेस के जितने पॉलिटिशियंस हैं गले मिलते हैं, हाथ मिलते हैं, साथ में सफर तय करते हैं। बट ये जो सिनेरियो होता है 19-20 साल का, जहां बच्चे अपना चुनाव लड़ रहे होते हैं, क्योंकि एक तो गर्म खून होता है, वो पर्सनली चीजों को ले लेते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, क्योंकि उनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। वो किसी भी चीज पर वो जो एज है, क्योंकि हमें ये समझना होगा, एक पॉलिटिशियन जब बनते हैं तो मैच्योरिटी आ जाती है, और जब आप ये वाला चुनाव लड़ रहे होते हैं तो आप उस एज में होते हैं 18, 19, 20, कहते हैं ना बच्चा है, गर्म खून है। तो उस गर्म खून के आगोश में ऐसा आप कुछ ना कर बैठो कि आपका जो फ्यूचर है वो पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाए। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। बट I would also like to support अतुल। मेरा हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, केवल कॉलेज से ही नहीं। जैसे हमें नहीं पता है, मैं जिस स्कूल से पढ़ी हूँ तो वहां पर स्कूलिंग से स्टार्ट हो जाता था। अच्छा, आपको कैसे, हाउ डू यू नो दैट यू आर अ फॉलोअर और अ लीडर, कैसे पता आपको? ये आपकी चीजें स्कूल से और कॉलेज से, जब आप डिबेट करते हैं, अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जब आपको माइक का, मुझे माइक का कोई फोबिया नहीं है, बल्कि मैं देखती हूँ कि लोगों को आज माइक का फोबिया है, बिकॉज मेरे अंदर क्यों फोबिया नहीं है? आई हैव पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स, आई नो हाउ टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ। तो ये सारी चीजें स्कूल से सिखाई गई, कॉलेज तक आई गई। तो ये एक चीज होती है, हर व्यक्ति को पता है। अतुल को मालूम है दैट ही इज अ फॉलोअर और अ लीडर। राम जी को मालूम है कि वो फॉलोअर है या लीडर है। मुझे मालूम है दैट मैं फॉलोअर हूँ या लीडर हूँ, लेकिन ये कैसे पता? ये सारी इन्हीं एक्टिविटीज से तो पता चल रहा है हमें। जब हमको एक रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, स्टेज मिल रहा है, देन ओनली वी आर एबल टू नो कि हमें ये कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते। तो अब वो बच्चे उसको लड़ाई, दंगे, फसाद, अगर आप पॉजिटिवली देखोगे तो होना भी चाहिए। और बच्चे इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, उसको एक नैरेटिव बना देते हैं कि भैया पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, एनएसयूआई, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर देते हैं। अगर आप पॉजिटिवली देखोगे तो बिल्कुल होने चाहिए, अगर लड़ाई की तरह से आप देखोगे बिल्कुल ही होना चाहिए। तभी तो आपको डिसाइड करेंगी ना। अभी आपने कहा ना कि आपको माइक फोबिया नहीं है, क्राउड फोबिया नहीं है, आप बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में आपने मंच साझा किया। तो जो अतुल कह रहा है और आप कह रही है, मैं उस दोनों को मिला के बोल रहा हूं कि राजनीति से ही क्या आप लीडर बन सकते हो? छात्र राजनीति, जैसे स्कूल में
इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स का मकसद यही होता है कि बच्चे स्कूल डेज से ही सीखें। वहां पर पॉलिटिक्स नहीं होता, वहां भी दल बनाए जाते हैं, लेकिन वो दल समग्र रूप से एकजुट होकर काम करते हैं एक विचार को लेकर के। जब कॉलेज पे आप आते हो, यूथ फेस्टिवल्स होते हैं क्यों होते हैं? कोई गाना गाता है, कोई डांस करता है, कोई भाषण देता है। तो लीडरशिप ऐसे भी डेवलप की जा सकती है। मेरा पॉइंट यही है कि सिर्फ उसको राजनीतिक दलों से जोड़कर, मैं चुनाव के विरोध में नहीं हूं, छात्र संघ चुनाव के विरोध में नहीं हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि वहां पर जो राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप हो जाता है, बच्चों को मोहरे की तरह बनाकर यूज किया जाता है, और वन स्मॉल मिस्टेक मींस एंड ऑफ योर करियर, दैट्स इट, दैट इज माय वेल, ठीक है, ही हैज आल्सो हिज वैलिड पॉइंट्स, यू हैव आल्सो योर वैलिड पॉइंट्स। अभी ये कुछ नाम की बात कर रहा था कि बहुत सारे बड़े नेता छात्र राजनीति से आए हैं, तो वो नाम भी सुन लेते हैं, फिर उसके बाद मैं अपनी बात कहूंगा। तो अगर हम कुछ ऐसे बड़े नामों की बात करें जो राजनीति में निकले, खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहला नाम आता है पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। आप अच्छे से जानते हैं, लगभग 15-17 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान। युवावस्था में ये एबीवीपी से जुड़े हुए थे, छात्र राजनीति के जरिए संगठन में सक्रिय हुए और बाद में बीजेपी के बड़े नेता बने और आज केंद्रीय मंत्री हैं। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हाल फिलहाल में राज्यसभा से रिटायर हुए हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। छात्र जीवन से ही राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय थे और बाद में प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा नाम बना है दिग्विजय सिंह का। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक, इंदौर की छात्र राजनीति से जुड़े, बाद में युवावस्था में संगठनात्मक राजनीति में सक्रिय हुए थे कैलाश विजयवर्गीय, और बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी बने थे, और आप जानते हैं फिलहाल वो मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री हैं। इसके अलावा एक नाम और आता है कमलनाथ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ये भी छात्र राजनीति में सीधे जमीन से जुड़े हुए थे, और आप जानते हैं कमलनाथ कितना बड़ा नाम है अपने आप में। इसके अलावा डॉक्टर मोहन यादव की भी चर्चा थोड़ी सी हो जाए यहाँ पर, क्योंकि छात्र राजनीति का सफर डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय से शुरू किया था। बिल्कुल, यहाँ के अध्यक्ष रहे थे और कई गतिविधियों में भाग लेते रहे कॉलेज की। इसके बाद बीजेपी संगठन से जुड़े और फिर उसके बाद उज्जैन क्षेत्र की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई, और फिलहाल आप जानते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक बने। इसके अलावा 2018 और 2023 में विधायक बने, और फिर शिवराज सिंह चौहान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भी थे मोहन यादव, और दिसंबर 2023 में फिर उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। अब जरा विवाद कुछ बता दीजिए आप भी। हाँ, विवाद है, मेरे पॉइंट है। देखिए, मैं अपने कॉलेज लाइफ में, मैं यहाँ कैमरे पे बोल सकता हूँ, एबीवीपी से जुड़ा था मैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नगर संयोजक था, उस समय नगर संयोजक की बात चलता था, और मैं अपने कॉलेज का सचिव भी था, सेक्रेटरी भी चुना गया था मैं एबीवीपी। इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि छात्र राजनीति कहीं ना कहीं आपको उतना फायदा नहीं देती जितने हम उसके पॉजिटिव्स गिनाते हैं। ठीक है, शिवराज जी निकले होंगे, कैलाश विजयवर्गीय जी निकले होंगे, और अभी तो हमने केंद्र के नेताओं जो केंद्र में, उनकी तो हमने बात ही नहीं की। बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो छात्र राजनीति से निकले हैं, लेकिन ये मुट्ठी भर है। जो बिगड़ा है उसको आप काउंट भी नहीं कर सकते। तो ये मेरा पॉइंट है, जबकि मैं खुद भी सचिव रहा हूं, मैंने खुद लीडरशिप की है, छात्र राजनीति में रहा हूं, बट दैट वाज सिनेरियो, उस समय मुझे बनना था तो मैं बना। मैं मन से बना नहीं बना ये बहुत अलग बात है, उसका मुझे क्या दुष्परिणाम हुआ ये बहुत अलग बात है। लेकिन चूंकि अभी हम दर्शकों से मुखातिब हैं, तो दर्शकों को हम बता दें कि एक बड़ा नाम है मध्य प्रदेश में, प्रहलाद सिंह पटेल, नाम सुना होगा आपने, मध्य प्रदेश के जो अभी पंचायत मंत्री हैं, अपने इससे पहले सांसद भी थे। जबलपुर के रॉबर्टसन कॉलेज, जो अब साइंस कॉलेज हो गया है, वहां से उन्होंने अपने छात्र राजनीति के जीवन की शुरुआत की थी, और 1980 में छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने थे प्रहलाद पटेल। ठीक है, अब मैं आता हूं मेन पॉइंट पे कि उस दौरान बहुत हिंसक आंदोलन होते थे। अभी हम आनंद पांडे सर से बात कर रहे थे, तो आनंद पांडे सर अपना अनुभव बता रहे थे कि फौजदार ट्रेवल्स करके यहाँ पर चला करती थी। वो जो है सागर यूनिवर्सिटी, उस समय की, जो आज डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, 60-60, 70-70 बसें भर के ले जाते थे वो यहाँ से। किस लिए? हिंसा करने के लिए, कि हमको चुनाव जीतना है। जो कैंडिडेट्स होते थे उनको किडनैप करके रखा जाता था 4-4, 5-5 दिन, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। आई वॉज द कैंडिडेट। तो ये दौर, और वो जो माहौल होता है वो कभी भी हिंसा में तब्दील हो सकता है, क्योंकि आपने एक पार्टी के बंदे को कहीं और रखा हुआ है, उन्होंने भी आपकी पार्टी के बंदे को कहीं ले गए, 3-3, 4-4 दिन घर से गायब।
पुलिस को नहीं पता, घर को नहीं पता, ये माहौल होता था। हालांकि बहुत सारी चीजों में सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था, पर आप गारंटी नहीं ले सकते हो, बवाल कभी भी हो सकता है। तो प्रहलाद पटेल जी पे भी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। आप गूगल कर सकते हैं, मैं आपको धारा नहीं बताऊंगा, वो रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। और एक केस ऐसा है भाई साहब जो 16 साल चला है प्रहलाद सिंह पटेल पे, यही हिंसा वाला मामला। तो चूंकि ये उस समय अध्यक्ष रह चुके थे, एक दमखम बना चुके थे, बच गए, आज मंत्री बन गए हैं। कोई और आदमी होता खत्म भी हो सकता था, ये भी एक पॉइंट है। तो दैट इज माय कंसर्न, चिंता मेरी ये है। कैलाश विजयवर्गीय जी का आपने नाम लिया, कैलाश विजयवर्गीय जी के उन पर भी छात्र राजनीति के दौरान कई राजनीतिक आरोप लगे हैं, कई विवाद सामने आए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं सिर्फ रेफरेंस के तौर पे इनका नाम ले रहा हूं। इसके अलावा एनएसयूआई और एबीवीपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका हम नाम बहुत कम जानते हैं, उन पर भी बहुत सारे केसेस भी दर्ज हुए हैं और बहुत सारे विवाद हैं, और कई विवाद तो लंबे समय तक चले हैं, 10 साल 15 साल, जैसे मैंने प्रहलाद सिंह पटेल का बताया। इसके अलावा जबलपुर में है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, डीएवीबी इंदौर, उज्जैन में है विक्रम यूनिवर्सिटी, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बीयू हो गया भोपाल का। यहाँ पर जो भी इससे पहले चुनाव हुए हैं, कोई भी चुनाव बिना विवाद के निपटा ही नहीं है। तो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि अगर आपको छात्र राजनीति को बच्चों के समग्र उन्मूलन का, आगे बढ़ने का रास्ता अगर आप मान रहे हैं, तो उसका तरीका तय होना चाहिए। अब डायरेक्ट प्रणाली से होगा, इनडायरेक्ट प्रणाली से होगा, इस पे सरकार काम कर रही है, सरकार विचार कर रही है, दैट्स नॉट माय कंसर्न। लेकिन कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों में छात्र संगठनों के बीच टकराव के कई मामले सामने आते हैं, उग्र प्रदर्शन होते हैं, हिंसा होती है। और एक और बड़ा कंसर्न ये है कि मान लीजिए मैं किसी विचारधारा को फॉलो नहीं करता हूं, ना मैं एबीवीपी की तरफ जा रहा हूं, ना मैं एनएसयूआई की तरफ जा रहा हूं, लेकिन चूंकि मैं उस कॉलेज में पढ़ रहा हूं, तो ना चाहते हुए भी मुझे दिखावे के लिए ही किसी न किसी एक का समर्थन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे रहना उसी कॉलेज में। अब मान लीजिए गलती से मैं इन्वॉल्व हो गया उसमें, मेरे साथ कुछ हो गया, कोई एफआईआर हो गई, कोई ऐसी एफआईआर हो गई जिससे मैं परीक्षा नहीं दे पाया, तो मैं भले वहां का सेक्रेटरी हूं, मैं भले वहां का अध्यक्ष हूं, मैं अपना ही मामला डील नहीं कर पाऊंगा, दूसरे का मामला क्या डील करूंगा। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि विवाद बंद होने चाहिए, हिंसा बंद होने चाहिए, कुछ सुधारों के साथ एक मॉडल लाए गवर्नमेंट। 9 साल बाद ये चर्चा हुई है मध्य प्रदेश में, तो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि हिंसा, विवाद, झड़प, प्रदर्शन, इन चीजों में वो वैसा ना हो जैसे मुख्यमंत्री को लड़ना है, वो अपना जीवन बना रहा है, जनता के लिए लड़ रहा है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब छात्र राजनीति में आते हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक बेस होता है कि आपको मंचीय शैली सीखनी है, आपको मुद्दे उठाना सीखना है। तो मैं फिर आता हूँ वही वापस आपकी बात पे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि स्कूल लाइफ में ही इवेंट्स होते थे, स्कूलों में प्रोग्राम होते थे, भाषण पे, गीत गायन पे, डांस में परफॉर्म करते थे। कॉलेज में जब हम आए तो कॉलेज में यूथ फेस्टिवल्स होने लगे। यूथ फेस्टिवल आपके कॉलेज में भी हुए होंगे। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है, किसी युवा संसद भी होता है ना, जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनके प्रदर्शन के लिए। लेकिन अतुल, मैं भी कुल मिलाकर इस बात पर कन्विंस्ड हूँ, क्योंकि मैंने स्कूल में, जैसे मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल में क्या था, हमारे स्कूल में 4 हाउसेस होते थे, येलो, ग्रीन, रेड, ग्रीन और रेड, 4 हाउसेस होते थे। लेकिन हम भले बच्चे, एक 37 स्टूडेंट्स वी वर देयर इन अ क्लास, लेकिन हम 4 ग्रुप्स में भले डिवाइडेड थे, लेकिन हमारे अंदर कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम किसी पार्टी को डेडिकेटेड है, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे वो एबीवीपी हो। हमारे अंदर हम रहते थे, हमारा हाउस जीतता है, इसके लिए हम बहुत कोशिश करते थे, पूरे हफ्ते भर तैयारी, प्लानिंग, ये उसमें एकता की भावना होती थी। लेकिन जैसी वो चीज खत्म होती थी, हम उस चीज को वहां खत्म कर देते थे। हमारे मन में एक धारणा सेट नहीं होती थी, मॉडल सेट नहीं होता था कि हम पर्टिकुलर, अच्छा फिर बच्चों के मन में क्या है, ये उस जगह से बिलोंग करता है, इसकी मेंटालिटी, इसका माइंडसेट उस तरीके का है, तो वो बच्चों में क्या है, भेदभाव क्रिएट कर देता है, उसको अलग थलग कर देता है। तुम उस ग्रुप के, हमारे ग्रुप में नहीं आओगे, हमारे ग्रुप की बातें उस बच्चों को नहीं बताई जाएंगी। तो ये सारी चीजें स्कूल डेज के ड्यूरेशन में नहीं होती थी, क्योंकि ना तो वहाँ कांग्रेस एग्जिस्ट करती थी और ना ही वहाँ बीजेपी। वहाँ एग्जिस्ट करते थे केवल सीखने के लिए, डाइवर्सिटी के लिए 4 ग्रुप्स, अपने अपने ग्रुप को जिताना है, ये बात तय थी। और ऐसे भी मैं इस बात को एंडोर्स कर रही हूँ राम सर की, कि जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल ही हो तो ही हम लीडर बन सकते हैं, अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखा सकते हैं। ऐसे स्कूल का जो मॉडल था, उसमें हम लोग डिवाइडेड थे, बट वी वर यूनाइटेड आल्सो। वही मॉडल की बात हो रही है। तो एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि देखिए, एक्सपर्ट्स खारिज नहीं कर रहे हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए, या एक्सपर्ट्स ये भी नहीं कह रहे कि बिल्कुल होना ही चाहिए। एक्सपर्ट्स से कुछ अच्छे मॉडल बताए हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं। तो जैसे 2017 की तरह क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए चुनाव ये जारी रखने की बात एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक अप्रत्यक्ष प्रणाली से ये चुनाव, प्रत्यक्ष प्रणाली से ये चुनाव होना चाहिए।
सबसे बड़ी बात जिसपे अब हम आपका ध्यान खींच रहे हैं वो ये है, खर्च बहुत होता है इस चुनाव में। एबीवीपी, एनएसयूआई, बीजेपी, कांग्रेस, ये बहुत खर्च होता है। तो इस खर्च की सीमा तय हो, जैसे चुनावों में पैसा और बाहरी प्रभाव रोकने के लिए लिमिट बनाना जरूरी है। ये एक पॉइंट विशेषज्ञ बता रहे हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों पर रोक लगे। ये छात्र राजनीति के अलावा जो हमारी स्टेट की और नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें भी ये चीज होना चाहिए। जैसे इसने गांजना का जिक्र किया, मुझे मिर्जापुर की याद आ गई एकदम से। हाँ। तो उसको देख के तो मैं तो बहुत ही ज्यादा इसमें थी, क्या है, हाँ, क्यों है तो ये? वो बहुत अच्छा इन्होंने प्रसंग बताया कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। और हम तो एमपी में बैठे हैं, बिहार आप ले लीजिए, उत्तर प्रदेश आप ले लीजिए, ऐसी जगहों पे तो क्या क्या हो जाता है हमारे दर्शक भी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, फिल्में भी बन चुकी हैं कितनी सारी। और सबसे बड़ी बात जो मैं जिस पे इस चर्चा को ले जाना चाह रहा हूं अतुल, वो ये है कि, और आपको भी सहमत होना पड़ेगा इससे, अगर बात छात्रों की राजनीति की हो रही है ना, तो छात्रों की राजनीति अलग रखिए। आपको जो हमारे स्टेट के पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका दखल बिल्कुल बंद होना चाहिए, तब मजा आएगा। तब जो ऋषि ने कहा कि जो जब हाउसेस में बनते थे, वो हाउसेस वाली संकल्पना, यहाँ एक छात्र दूसरे छात्र का कब दुश्मन हो जाता है पता ही नहीं चलता। डाइवर्सिटी फाइल तो थे लेकिन यूनाइटेड भी थे। यस, ये आप किसी पार्टी को बिलोंग करवा देते हो स्टूडेंट को, और उसको मजबूर कर देते हो कि भाई या तो आप कांग्रेस की तरफ खड़े हो और बीजेपी की तरफ खड़े हो, नहीं तो हम क्यों छात्र खड़े हो? संगठनों का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जो तुम्हारी बात है मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन किस तौर तरीके से होने चाहिए, यही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। एनएसयूआई और बीजेपी में क्यों डिवाइडेड होना चाहिए? एग्जैक्टली, क्यों होना? इसका कोई दूसरा मॉडल निकाले, तैयारी की जाए, निकाला जाए, समझा जाए। जैसे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं तो इसमें 9 साल बाद कुछ हो रहा है तो चेंज के साथ होना चाहिए। और ये तो जनजीज की जनरेशन है, जनजीज की जनरेशन ही चेंज की जनरेशन है। अभी हम आपको जनजीज को भी मौका देंगे। एक पॉइंट रह गया है, उस पर बात कर लेते हैं। वो पॉइंट ये है, जैसा अभी तुमने कहा कि छात्र संगठनों से किसी तरह की प्रॉब्लम किसी को नहीं है। एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि छात्र संगठन रहें, लेकिन कैंपस को राजनीतिक अखाड़ा बिल्कुल भी ना बनाया जाए। वहां के तौर तरीके फिक्स किए। अब जैसा चुनाव आपके एक विधायक के लिए हो रहा है, वही चुनाव अगर सेक्रेटरी और अध्यक्ष पद के लिए वहां पे होगा तो छात्र राजनीति की गरिमा क्या रह जाएगी, ये बताइए आप। डायरेक्टली पॉलिटिकली इंटरफेरेंस हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। कुल मिलाकर ये है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि छात्र चुनाव होना चाहिए, तो फिर मैं आता हूं कि अगर होना चाहिए, वैसे मैं चाहता हूं नहीं होना चाहिए, स्वरूप बदला जाए इसका, जिस तरीके से अभी होता आया नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर हो तो छात्र संघ चुनाव खत्म कर देना पूरी तरह से समाधान नहीं होगा, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन बिना नियंत्रण के, बिना कोई नियम कायदा बनाए, बिना कोई सीमा तय किए अगर चुनाव होते हैं तो बहुत रिस्की होंगे। तो आपकी बात का जवाब आप खुद दे रहे हैं ना, आप खुद बोल रहे हैं कि बदलाव के साथ चुनाव होने चाहिए। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि चुनाव होने चाहिए। आखिरी चुनाव जब 9 साल पहले हुए थे 2017 में, उस वक्त चुनाव कैसे होते थे और अब कैसे होंगे, यही तो देखने वाली बात है ना। हाँ, तो आपने देखिए, सरकार जो है अभी बात कर रही है उस पे भी अपन आएंगे और उससे हमारे जो डिबेट है उस डिबेट का पूरा सार मिल जाएगा। अभी सरकार, मोहन सरकार इस पे चर्चा कर रही है कि ये इलेक्शन डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होंगे। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन अगर नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स ने कह दिया कि वो आंदोलन करेंगे। और आंदोलन की जो बात इस समय चल रही है, आंदोलन यूं हो रहे हैं छोटी छोटी बात पे। इसी डर के मद्देनजर, ये जो सिनेरियो है, इसी के मद्देनजर मेरा कहना ये है कि अगर इसी तरह से चुनाव होगा जैसा पहले होता है, तो आप यकीन मानिए कि अभी जो कॉलेज में थोड़ी मोड़ी भी पढ़ाई हो रही है असुविधाओं के बीच, वो भी बंद हो जाएगी। और ये मेरा कोई एनालिसिस नहीं है, ये बिल्कुल एक व्यावहारिक अनुभव। हम भी कॉलेज पढ़ के आए हैं, आपने भी कॉलेज पढ़ा होगा, तुमने भी कॉलेज पढ़ा होगा। तुम्हारे टाइम में चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए वो दौर तुम शायद नहीं देख पाओगे। सुनना किसी से, कोई जो रहा हो, मैं तो खुद सेक्रेटरी रहा हूं तो मैं बता सकता हूँ भाई साहब, कम से कम 3 से 4 महीने होश ही नहीं रहता था कुछ। पढ़ाई लिखाई पढ़ने वाले बच्चे या लड़कियां हैं, जैसे आई एम जीरो इंटरेस्टेड कि चुनाव हो रहे हैं, तुम जीत रहे हो, ये जीत रहे हैं, हम लोग तो उससे बिल्कुल कन्नी काटेंगे ना, हमें नहीं मतलब है, हमें नहीं करना। उन लोगों का क्या, उन लोगों को तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब हमें चाहते ना चाहते हुए भी एनएसयूआई या एबीवीपी को वोट देना है, जबकि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। यही पॉइंट है। आपको सीआर चुनना है जब आप सीआर चुनोगे ना, अगर इसी सिस्टम से हुआ, उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब क्या बवाल है ये। हाँ, हालांकि एक पॉजिटिव भी है इसका, मैं बता देता हूँ। वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव ये है, जैसे हमारे साथ जब हम बने सेक्रेटरी तो हम टूट पड़ते थे किसी के मुद्दे का समाधान कराने के लिए। और वैसे भी हमारा स्वभाव तो ये है
कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम हम अपने प्रिंसिपल से शेयर करेंगे, हम अपने वाइस प्रिंसिपल। अब जब यहाँ पे भी बात नहीं बनती थी तब जाके जरूरत पड़ती थी अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की, और अध्यक्ष भी अगर मान लीजिए एबीवीपी का हो गया तो वो एनएसयूआई वालों की बाद में सुनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगा, लेकिन बाद में सुनेगा। तो बस ये पार्टी वाली जो बात है ना, अगर ये खत्म हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल चुनाव होना चाहिए। देखिए, पार्टी वाली बात तो शायद खत्म होना मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे देश में जब भी चुनाव होते हैं, खासकर पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, पंचायत चुनाव में डायरेक्ट पार्टियां इन्वॉल्व नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी उनके ही दम पर बिल्कुल लोकल कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, वहां पे वोट चाहिए ना। हाँ, तो हमारे देश में राजनीतिक संरचना ऐसी है ही नहीं कि किसी दल के सपोर्ट के बिना आप कोई एक चुनाव लड़ लो। आपको किसी न किसी दल के समर्थन की जरूरत पड़ती है, फिर चाहे वो छात्र संघ का चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो। रही बात सुधारों की, पहले जब चुनाव होते थे बैलेट पेपर से, कैसी कैसी गुंडागर्दी होती थी, किस कदर की, बैलेट पेपर लूटे जाते थे, आग लगाई जाती थी, बदलाव हुआ ना, सुधार हुए ना। आज वोटिंग देखिए, ईवीएम से वोटिंग होती है। दैट इज आल्सो माय पॉइंट। तो वही बात है ना कि आप सिर्फ इसलिए सड़क पे चलना नहीं छोड़ सकते कि कल एक्सीडेंट हुआ था तो आज मैं सड़क पे नहीं चलूंगा। सुधार आपको चलना पड़ेगा। मैं कल गाड़ी से गिर गया तो आज मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, आपको चलाना पड़ेगा। Exactly. पर आप सीखें अपनी गलतियों से। अगर 2017 में चुनाव हुए थे, तब अगर किसी ने किसी को मार दिया, किसी से लड़ाई हो गई, एफआईआर हो गई, तो उनसे तो सीखना है ना आपको। Exactly. जब तक आप सीखेंगे ही नहीं, तब आप चुनाव बंद कर देना कोई इसका सोल्यूशन है ही नहीं। Exactly. ऐसे तो फिर आप कल को बोल देंगे कि नहीं है, हमारे देश में चुनाव होते हैं, बहुत खर्चा होता है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, चुनाव नहीं होना चाहिए, आप तो तानाशाही लेकर के आओ देश में। वो सोल्यूशन नहीं है। आपको वो देश की बात है। जैसे पंचायत चुनाव का आपने उदाहरण दिया, तो पंचायत चुनाव में जो भी प्रतिनिधि होते हैं उनके उसमें धन का भी हिस्सा जुड़ा होता है कि उन्हें उसके बदले, उस सेवा के बदले कुछ मिलेगा। छात्र राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है। आपको मुद्दे सुलझाने हैं, एक सामान्य स्टूडेंट होकर भी आप मुद्दे सुलझाने की पहल कर सकते हैं। खैर, ये बहुत लंबी चर्चा है और इस चर्चा पे आप भी शरीक हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो अभी अतुल ने कहा छात्र संघ चुनाव का एक अपना इतिहास रहा है, तो कुछ डेटा है मेरे पास, आप जरा स्क्रीन पर देखिए। 1987 में आखिरी बार प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। 1988 से 1994 तक हुए अप्रत्यक्ष चुनाव। 2003 में ऐसी हिंसा हुई थी निशी कि मध्य प्रदेश में चुनाव पर रोक ही लग गई थी। बस यही डर था मुझे, यही पॉइंट है जिस पर मैं डर रहा हूँ। ठीक है, विरोध करने का मेरा कारण यही है। इसके बाद 2005 में फिर अप्रत्यक्ष चुनाव शुरू हो गए, यानी वही सीआर वाला जो सिस्टम है। इसके बाद 2007 में प्रोफेसर सभरवाल का नाम आपने सुना होगा, गूगल कर लीजिएगा, उनका मर्डर हो गया था और उसकी वजह से चुनाव पर रोक लग गई थी। इसके बाद 2007 से लेकर फिर 3 साल बिल्कुल वही सब मामला चलता रहा, शांति बनी रही, चुनाव नहीं हुए। फिर 2010 से 2012 तक अप्रत्यक्ष चुनाव हुए और 2017 में आखिरी बार अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव किए गए थे। अतुल के अपने पॉइंट्स वैलिड है, राम सर के अपने पॉइंट्स वैलिड है। तो अगर फैक्ट्स और फिगर्स और डेटा पे बात हो रही है तो थोड़ा सा मैं भी बताना चाहती हूँ कि ऐसे कोई चेहरे, ऐसे वो चेहरे जो उभर कर सामने आए हैं, जो छात्र संघ से चुनाव लड़े हैं, आज वो अपनी बात को इंडोर्स भी करते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री, जो भी प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, डॉक्टर मोहन यादव बिल्कुल हैं। डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला की हम बात करें, वो भी चेहरा रहे छात्र संघ चुनाव में, उन्होंने भी पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे और फिर आज एक्टिव पॉलिटिशियन हम उनको बोल सकते हैं, लेकिन शुरुआत वहीं से ही हुई थी उनकी। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, कैलाश विजयवर्गीय जी कई बार अपने भाषणों में इस बात का जिक्र करते आए हैं, गर्व से बताते हैं वो कि मैं एबीवीपी के समय से रहा हूँ। मतलब अपने एबीवीपी का, छात्र संघ का, मतलब अपने ऊपर एक तमगा लेना एक बहुत बड़ी बात मेरे को ऐसा लगता है जब मैं उनकी भाषणों में सुनती हूँ, क्लिप्स आती हैं। कैबिनेट मंत्री विजय शाह हुए, तुलसी सिलावट जो कैबिनेट मंत्री हैं फिलहाल, उनका नाम भी है। राव उदय प्रताप सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इंदर सिंह परमार की हम बात करें, प्रद्युम्न सिंह तोमर, कृष्णा गौर, महिलाएं कम हैं लेकिन कृष्णा गौर उन महिलाओं में शामिल हैं। मुझे इतने सारे ये अभी मोहन कैबिनेट के हैं, बीजेपी के नाम, कांग्रेस में भी बहुत सारी महिला, कांग्रेस की तो अभी हमने बात ही नहीं करी है अभी, क्योंकि बीजेपी मध्य प्रदेश में बीजेपी रूलिंग पार्टी है और गौतम तेतवाल का नाम है, दिलीप अग्रवाल राज्य मंत्री हैं। तो ऐसे तमाम सारे चेहरे हैं जो आज गर्व से कहते हैं कि हम एबीवीपी के रिप्रेजेंटेटिव थे और आज
गर्व से बताते हैं कि हम उस समय से, जैसे मैंने कई बार देखा है कि अपना भाषण शुरू करने से पहले कहते हैं हम एबीवीपी के छात्र संघ के चुनाव, हम तब के साथी हैं। शिवराज जी की बात करें, मतलब विराट जी की बात देखा करें, जाए तो लगभग आधी कैबिनेट तो छात्र संघ चुनाव से निकली हुई है। एग्जैक्टली। हाँ। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने वाकई में राजनीति को एज अ करियर देखा और जिनको पता था कि हमें अच्छा करना है और कुछ आगे बढ़ के दिखाना है इसमें, ना कि उन्होंने गुंडागर्दी का रास्ता अपनाया है। एग्जैक्टली, वो समझ चुके थे दैट वी आर। यही पॉइंट है हमारी चर्चा का, यही पॉइंट है दोस्तों कि होना चाहिए तो क्यों और नहीं होना चाहिए तो क्यों। अब होना चाहिए तो क्यों अतुल ने बताया, नहीं होना चाहिए तो क्यों मैं बता रहा हूं। अब एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया चाहते हैं जेनजीज के हवाले से। हमारे बीच है निशी, तो निशी बताएगी कि अब जो जेनजीज आ रहे हैं, जेनजीज को सिर्फ आंदोलन की वजह से ही सीरियसली लेना शुरू किया गया है देश में। उनके आइडियाज किसी ने नहीं सुने, उनकी थॉट्स किसी ने नहीं सुनी, उनके क्रिएटिव माइंड को किसी ने टटोलने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब वो मैदान में उतरे, अतरंगी तरीके से प्रोटेस्ट किया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दिया, तो पूरे देश में कोने कोने में जेनजीज को सीरियसली लेना शुरू कर दिया गया। तो चूंकि मध्य प्रदेश में 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं, जेनजीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें होने वाला है। हर यूनिवर्सिटीज में 25 साल तक के जो नौजवान हैं, 29 साल तक के जो नौजवान हैं, जिनको हम जेनजीज बोलते हैं, 15 से वो तो स्कूल में होंगे, तो जेनजीज के लिए एकदम नया एक्सपीरियंस होगा। जेनजीज किस नजरिए से इस चीज को देखती है, जरा तुम बताओ। इसमें हम ओवरऑल बात कर लेते हैं। मैं हूँ जेन मिलेनियल, तो मैं जेन मिलेनियल्स में आती हूँ। नहीं, आप समीक्षा कर सकते हैं, आपको हम जेनजी नहीं बता रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग ये हैं जेन जी और मिलेनियल। तो जेन मिलेनियल वो लोग हैं जो मिलेनियल्स भी हैं और जो जेन जी भी हैं। दो अल्फाबेट्स को कंबाइन करके जेन मिलेनियल हूँ मैं। तो मैं और अच्छे तरीके से बता पाऊंगी। मैंने 90s के वो पुराने गाने भी सुने और आज का हिप हॉप म्यूजिक भी मैं सुनती हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट का भी दौर देखा है और मल्टी कलर्स भी एग्जैक्टली। तो जब ये जो आंदोलन हुए, जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, झारखंड की हम बात करें, वहां जो प्रोटेस्ट हुआ, मैं ये देख पा रही हूँ कि जो एक पॉलिटिकल, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को शिफ्ट किया इंस्टाग्राम पर, जिस तरीके से जो स्लैंग्स हैं, क्लॉकेट और जो अलग अलग स्लैंग्स, जो कोरियन हार्ट और वास्तुकनुहिया, ये सारे जो स्लैंग्स हमारी संसद में बोले गए थे, जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे बेहुदे जो वर्ड्स हैं वो कभी संसद का टॉपिक होंगे, बात करने का एक टॉपिक हो सकता है वहां पर। तो मैं जो देख रही हूँ, मैं बहुत खुश भी हूँ कि मैं देख रही हूँ एक बदलाव, और मैं शायद अपने आगे वाली जनरेशन को बता पाऊंगी कि मैंने उस बदलाव को अपने आंखों से देखा है कि झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर जेनजी जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, जंतर मंतर पे, जैसे आपने, मुझे नहीं मालूम कि अगर आपने मैथिली ठाकुर को देखा होगा, वो उम्र एक नंबर ही है उनको, शी इज एन एमएलए। उनकी क्या उम्र है, जैसे पहले बात की जाती थी कि उम्र दराज, मैच्योरिटी, आप देख रहे हो एक शिफ्ट आ चुका है। देयर इज अ शिफ्ट कि पुरानी लीडर्स की मैच्योरिटी ठीक है अपनी जगह, बट द विजन इज फ्यूचर। फ्यूचर क्या है, जो प्रेजेंट जेनजीज है, जिनको समझ में आ रही आगे चीज है। जैसे मैं इस चीज की, हमने इस पर वीडियो भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के लिए एब्यूजिव लैंग्वेज यूज की गई, उनकी मम्मी माता जी को बोला गया, तो हमने जिस टॉपिक पे कवर किया, मैं और राम सर दोनों साथ गए थे, तो वहां पर एक बच्ची ने वैलिड पॉइंट उठाया कि आप हमारे इमोशन नहीं समझ पा रहे हो, हम गाली बक रहे हैं। किसी बच्चे ने ये भी बोला कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हमारी संस्कृति संस्कारों के खिलाफ है, बट उन्होंने बोला कि हमें हमारे इमोशंस नहीं समझे जा रहे हैं, तो हम उसको समझाने का अलग अलग कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पोस्टर्स थे वहां पर, ऐसी ऐसी चीजें थी वहां पर कि लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो देयर इज अ शिफ्ट इन पॉलिटिक्स। अगर हम बात करेंगे बड़े बड़े लोगों से, इंस्टाग्राम पर कोई भी व्यक्ति एक्टिव था ही नहीं, पॉलिटिशियन, मिनिस्टर्स, दे डोंट नो द एल्गोरिथम ऑफ इंस्टाग्राम कि इंस्टाग्राम पे चल क्या रहा है। अच्छा, जब सरकार को मालूम चला कि टीवी से, जब वो, मुझे हमारे चक्रेश सर हैं एडिटोरियल, उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ से लेकर यहाँ शिफ्ट किया, तो उनको एग्जैक्टली मालूम चला कि रॉ ग्राउंड पे क्या चल रहा है, क्योंकि ये एजेंडा दिखाई दे रहा था और यहाँ पर रॉ चीजें चल रही थी। मैं मानती हूँ कि एक पॉलिटिकल एजेंडा होगा, बहुत सारे लोग आए, मैंने ऐसी रील्स भी सारी देखी कि प्रोटेस्ट हो रहा है, जैसे समर्थन मिला तो कांग्रेस भी आ गई, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज भी आ गई, हिंदू मुसलमान हो गया, लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। जो वो धर्मेंद्र प्रधान हटे, उसका एक जो विक्ट्री थी, उसके विक्ट्री के बाद आपने, मुझे नहीं मालूम, थोड़ा सा और पीछे चलते, नेपाल में सरकार गिर गई, वहां पे वहीं से जेनजी शब्द प्रचलन में भी आया था। वो था
सोशल मीडिया के वो जरिए। जो था वो तो और था, वो शांति हो गई थी उसके बाद। लेकिन इंडिया में कैसे आई वो चीज, हमारे यहाँ देश में कैसे हुई वो चीज, लेकिन उस चीज से बदलाव हुआ ना जंतर मंतर से। तो और आप- जंतर मंतर ने ही आखिर में एक आप ये framework बताइए कि छात्र राजनीति को लेकर जेन जी की क्या उत्सुकता है, क्या तैयारी है, क्या हो सकता है? मैं बताऊं सर आपको कि इसमें मजा आएगा जेन जी को इसमें? ये मजे वाला टॉपिक ही नहीं है। अगर इन्वॉल्वमेंट होगा उत्साह के साथ। उत्साह के साथ अगर आप मतलब जेनजीज को मैं नहीं जानती हूँ कितना समझते हैं, अगर आप पे तर्क करने के लिए अगर वो बात करने लगे तो आपके पास अल्फाज नहीं होंगे कि आप उनकी बात को डिकोड करके या आप एनकाउंटर कर दो। और अगर वो फुर्सती लम्हों में है या बिल्कुल मस्त मौला अंदाज में है तो आपकी बहुत सीरियस से सीरियस टॉपिक को चलते फिरते फा करके आपने कोई रील देखी है फा, तो वो कभी रील में शेयर करूंगी फा, तो फा कर दे। और जब वो पॉलिटिकली डिबेट करने पे आ जाए तो वो छोटे छोटे बच्चे जो जानते नहीं है 5-5 6 साल के 14-14 15-15 साल के बच्चे जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं तो वो तो बड़े बड़े लीडर्स को हिला दे रहा है। तो नो डाउट कि इस बार जो छात्र संघ के चुनाव होंगे बड़ा रंगीन होने वाला है। बहुत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट और बदलाव जो यूनिवर्सल चेंज लेके आएगा वो एक शिफ्ट देखने को मिलेगा इस चुनाव में। तो फा, अब जाते जाते आपको थोड़ा सा मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है वो बात कर लेते हैं हम। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि स्टूडेंट्स आंदोलन करने का ऐलान कर चुके हैं। अगर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए तो अप्रत्यक्ष वोटिंग होगी, प्रत्यक्ष वोटिंग होगी। इस पर फैसला मुख्यमंत्री लेने वाले हैं और मुख्यमंत्री का पूरा टारगेट फिलहाल 2028 का विधानसभा चुनाव, उसे लेकर भी इसको फ्रेम किया जाएगा। और उच्च शिक्षा विभाग नवंबर 2024 में ही इसका ड्राफ्ट तैयार कर चुका है। कई बार हमने खबरें दिखाई थी कि इन कारणों से वो ड्राफ्ट आया नहीं और अब सरकार एक कमेटी बनाकर ड्राफ्ट की समीक्षा कर रही है। और सूत्र ये भी बताते हैं कि कुछ बड़े बदलावों के साथ इसे लागू किया जा सकता है। हो सकता है कुछ जो बदलाव हमने बताए हैं वो बदलाव भी इसमें शामिल कर लिए जाएं। 2017 के बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, ये सबको पता है। क्यों नहीं हुए ये भी सबको पता है। लेकिन अब जो 2026 में होगा उसे लेकर के बहुत गजब की तैयारी चल रही है। संगठन, छात्र संगठन स्तर पर भी चल रही है और राजनीतिक दलों के स्तर पर भी चल रही है। और सत्ताधारी दल बीजेपी तो बहुत गजब की तैयारी कर रही है। इसे लेकर चुनाव कराने को लेकर पिछले साल हाईकोर्ट में लगाई गई थी एक याचिका। उसी के बाद कोर्ट ने 5 अगस्त को सरकार को सितंबर में चुनाव कराने की जानकारी देने को कहा था। छात्र संगठन प्रत्यक्ष चुनाव की मांग कर रहे हैं, जबकि एक्सपर्ट्स पुराने अनुभवों के आधार पर सरकार के अप्रत्यक्ष प्रणाली को प्राथमिकता देने की संभावना जताए जा रहे हैं। यानी वही क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनने से ये क्रम शुरू होगा। अब थोड़े से आंकड़े आपको और बता देते हैं कि चुनाव होने पर मध्य प्रदेश के 1400 से ज्यादा छात्र कॉलेज और 74 विश्वविद्यालयों के 14 लाख से ज्यादा छात्र अपने प्रतिनिधि चुन सकेंगे। बहुत बड़ी संख्या है छात्रों की और इसमें बहुत बड़ी संख्या जेन ज़ीज़ की भी है। और इसका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है अगले साल के नगरीय निकाय चुनाव और 2028 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव। तो ये बहुत बड़ा मसला है और इसीलिए इस बहुत बड़े मसले को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हम दासूत्र के तीनों सक्रिय साथी आपके सामने आए हैं। इसमें हमारे जो पॉइंट्स थे वो तथ्यों पर आधारित थे। आपको अगर कुछ लगता है इसमें कोई कमी बेशी है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी में एक पोल भी हम दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए या नहीं। आप वोट करके बता सकते हैं और आप जो वोट करेंगे वोटिंग का वो परसेंटेज भी हम अपनी अगली खबरों में आपको बताएंगे। तो इसी के साथ मुझे, अतुल को और निशी को दीजिए इजाजत। किसी खास वीडियो में फिर आपसे करेंगे मुलाकात। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।